कि समाज में नफरत फैलाने की बात करने वाला मुख्यमंत्री अगर सत्ता में रिटेन हो जाता है, मुद्दों की राजनीति खत्म हो जाती है, तब समझिए कि लोकतंत्र कहां बचा। सिंह यादव बोलते कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं रेप करने के बाद, वो तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री होंगे। बोला था और आपने बचाया है। अगर इस प्रकार का रुझान सच साबित हो गया तो आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा। हम चाइना और कोरिया बनने के कगार पर खड़ा हो गए, जहां सत्तारूढ़ दल अपनी तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को खत्म कर देगा। ईवीएम कचरा के ढेर में कैसे मिला? टेक्निकली आप समझिए कि अगर कहीं भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालने की बात अगर होगी या दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा तो वहां के एक एक प्रत्याशी को सूचित किया जाएगा और उनके सामने किया जाएगा। क्या किया गया था? नहीं किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसपे हम गर्व महसूस करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में हैं, और हम दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा दिए, हम दुनिया को लोकतंत्र सिखाए, और हमारा अपना लोकतंत्र यह है कि वोटिंग के बाद ईवीएम कचड़े के डब्बे में मिल। तो प्रशांत जी, आप मेरा बात अभी भी नोट कर लीजिए कि अगर निष्पक्ष इलेक्शन की काउंटिंग अभी चल रही है तो खत्म होते होते अगर निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में तो खत्म होते होते भाजपा 90 से 85 सीट के बीच में, 85 से 90 सीट के बीच में सिमट कर रह जाएगी। सरकार ने खड़ा होकर रेपिस्ट को बचाने का काम किया। जिस महिला का रेप हुआ, जिस बच्ची का रेप हुआ, रेपिस्ट बाहर और रेप विक्टिम अंदर, ये नियम था आपका। ये सरकार चलाई आपने, और उसके बाद कहते हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करके सरकार रिटेन कर रहे हैं। ये धोखा है। किसान बहिष्कार कर रहा है, नौजवान बहिष्कार कर रहा है, महिलाएं बहिष्कार कर रही है, वहां का बिजनेसमैन व्यापारी बहिष्कार कर रहा है। अब बताइए कि वोट कहां से आ जाएगा? आपके पास कहीं कोई वोट का दूसरा आंकड़ा है तो हमें समझा दीजिए। चुनाव के समय में जिस प्रकार से भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा रैलियों में कहा गया कि इतनी सीट आएगी, वही सीट सारे के सारे इलेक्शन एग्जिट पोल में दिए गए। और नहीं, बिल्कुल वही एग्जिट पोल में दिए गए, और वही एग्जिट पोल आज जब गिनती शुरू हो रही है तो उसमें ईवीएम भी आपका, पट भी आपके। देश को अगर बचाना है तो ये धर्म के जंजाल से बाहर निकालो, चुनाव को जातीय आधार और धार्मिक आधार से बाहर खींचो और मुद्दे की बात करो। रोजगार कहाँ है इसकी बात करो। आप कह रहे मंदिर बना दिए तो रोजगार की बात खत्म हो गई, किसानों के अधिकार की बात खत्म हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे किसान, वो मिला नहीं। आप कह रहे हैं खुशी खुशी घर चले गए। कहां से आपके पास खबर आ जाता है प्रशांत जी, हमको भी समझ में नहीं आता है। बिहार में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के बारे में आज अगर बात ना की जाए तो कई लोग बुरा मान जाएंगे। इसीलिए क्योंकि सुबह ही हम एक स्टोरी करके आए हैं कि बिहार के कई लोगों का इज्जत जो है वो दांव पे लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद अभी का जो रुझान है 269 पर भाजपा आगे चल रही है और 125-26 पर सपा का उनका गठबंधन। बाकी हमारे साथ जाप के प्रवक्ता शाहान परवेज हैं। अभी हमारी इनसे बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि 100 के नीचे भाजपा सिमटेगी, आप इंतजार करिए। और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, जल्दी से बात करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और फिर शाम तक देखेंगे क्या होगा। कितना पर सिमटेगी भाजपा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का रुझान और जो जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, सरकार के विरुद्ध में वोटिंग हुई है, और उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि अगर निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया है तो भाजपा 100 के अंदर। आपको कितना लोग फोन किया था और मैसेज किया था कि विरोध में वोटिंग हुई है? अब बताइए ना, किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? रोजगार के लिए आंदोलन कहाँ हुआ? महिलाओं को रेप करके और रेपिस्ट को बचाया गया सरकार के द्वारा, वो कहाँ हुआ? किसान आंदोलन तो वापस हो गया था ना, मोदी जी वापस कर लिए बिल, किसान चले गए खुश होकर। तो हो सकता है कि वो भाजपा को वोट दे दिए हो। हम ये पूछ जाते हैं कि विपक्ष वाला लोग इतना काहे बुरा जाता है, हर बात में बोलता है। संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं ने चुनाव के समय में भाजपा का बहिष्कार किया। अच्छा, तो किसान बहिष्कार कर रहा है, नौजवान बहिष्कार कर रहा है, महिलाएं बहिष्कार कर रही है, वहां का बिजनेसमैन व्यापारी बहिष्कार कर रहा है। अब बताइए कि वोट कहां से आ जाएगा? आपके पास कहीं कोई वोट का दूसरा आंकड़ा है तो हमें समझा दीजिए। साइलेंट वोटर वर्ड सुने हैं आप? और ये जो एग्रेसिव वोटर वर्ड था वो कहां चला गया? हो सकता है यूपी में लागू नहीं हुआ। मैंने कहा कि देखिए, एक स्क्रिप्ट लिख के दिया गया। चुनाव के समय में जिस प्रकार से भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा रैलियों में कहा गया कि इतनी सीट आएगी, वही सीट सारे के सारे इलेक्शन एग्जिट पोल में दिए गए। और नहीं, बिल्कुल वही एग्जिट पोल में दिए गए, और वही एग्जिट पोल आज जब गिनती शुरू हो रही है तो उसमें ईवीएम भी आपका, पट भी आपका। ईवीएम क्यों कचड़ा के गाड़ी में मिला? ईवीएम क्यों लोगों को दूसरी गाड़ियों में मिला? ईवीएम क्यों इधर से उधर किया गया? और ईवीएम, आप मानते हैं कि ईवीएम का खेल नहीं होता है? हो सकता है आप मान ले कि ईवीएम का खेल नहीं हुआ। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता है तो जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर आज तक ईवीएम में गड़बड़ी हुई, उसका एडवांटेज भाजपा को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कभी जाते हुए देखा तो बताइए। आप तो पंजाब में ईवीएम नहीं हैक किया गया? जहां पर भाजपा का सत्ता नहीं है वहां पे ईवीएम का दुरुपयोग नहीं होता है। आपने बंगाल चुनाव में देखा होगा, कहीं ईवीएम इधर से उधर आपको दिखा? गाड़ियों में, कचड़ा की गाड़ियों में
नहीं कचरे दिखे। की गाड़ी में साहन जी ईवीएम नहीं मिला है। सपा के सपा कार्यकर्ता चेक कर रहे थे, ईवीएम मिला है लेकिन कचरे की गाड़ी में नहीं मिला है। गाड़ी में ईवीएम मिला, उसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने हर एक कचरे की गाड़ी को चेक करना शुरू कर एक बात बताइए, आप आपके हिसाब से चीट भी आपका पट भी आपका, आप क्या बोले? सुन लीजिए मेरे बात। आप बोले कि जो नेता लोग रैली में बोला कि उतना सीट आएगा उतना आ गया, अगर नहीं आता तो आप बोलते कि देखा नेतवा बोला था, बड़का नेतवा सीट नहीं आया, अब आ गया तो आप बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड था, पहले दिया हुआ था तो सीट आना। मतलब आप लोग अपना जनाधार क्यों नहीं बना रहे हैं? जनाधार तो अब बताइए ना कि आपको किसान आपके साथ खड़ा नहीं, नौजवान आपके साथ खड़ा नहीं, महिलाएं आपके साथ खड़ी नहीं, व्यापारी आपके साथ खड़ा नहीं, महंगाई कमर तोड़ रही थी, महिला सुरक्षा बड़ा मामला था। अब इन सब के बाद अगर सरकार रिटेन कर जाती है तो आप बोलिए कि भाई वो कहते हैं हम एम्स बनवाए हैं, वो कहते हैं हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, वो कहते हैं हम शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मिला ही नहीं है। सरेआम पुलिस गुंडागर्दी कर रही थी उत्तर प्रदेश में, लोग त्रस्त थे पुलिसिया गुंडागर्दी से। आप कह रहे हैं विकास हो रहा था, महंगाई कमर तोड़ रही नहीं थी। कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं भाजपा। अरे महाराज आपको भी आज महंगाई का सामना करने में ना आपको भी दिक्कत हो रहा होगा। हाँ? और ये कहानी पूरे भारत के लोगों की है। अब बताइए कि जब महंगाई कमर तोड़ रही होती है, लोगों के पास खाने को नहीं मुश्किल से मिल पा रहा है, रोजगार नौजवानों का चला गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सड़क पर उतर गए, उसके बाद अगर सरकार रिटेन कर जाती है तो कौन सा गणित है ईवीएम को छोड़कर? आप हमको बता दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी आपको, पप्पू यादव को, तेजस्वी यादव को भेज दिया जाए वोट काउंट करने के लिए और आप लोग 13 करोड़ वोट काउंट करके बताएंगे कौन जीता कौन हारा? ईवीएम कचरा के ढेर में कैसे मिला? टेक्निकली आप समझिए कि अगर कहीं भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालने की बात अगर होगी या दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा तो वहां के एक एक प्रत्याशी को सूचित किया जाएगा और उनके सामने किया जाएगा। क्या किया गया था? नहीं किया गया। तो मतलब आप ये बात नहीं मानेंगे कि साहब वहां जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी ने निष्पक्ष इलेक्शन नहीं होने दिया। और अगर निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है तो प्रशांत जी आप मेरा बात अभी भी नोट कर लीजिए कि अगर निष्पक्ष इलेक्शन की काउंटिंग अभी चल रही है तो खत्म होते होते अगर निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में तो खत्म होते होते भाजपा 90 से 85 सीट के बीच में, 85 से 90 सीट के बीच में सिमट कर रह जाएगी। ये अब मान लीजिए कि 90 पर रह गई, तब तो जो ये वीडियो देखेगा वो बोलेगा कि आप सेटिंग किए हुए थे, आप राहुल गांधी से पैसा लेके भेजे हुए हैं उधर। भाई पूरा लोग प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ नहीं, मुख्यमंत्री की सभाओं में भीड़ नहीं, आदमी खरीद के लाया जा रहा है। पूर्वांचल में आपने देखा आरआरबी एनटीपीसी का मामला, आप तो भी तो चलाए थे ना। वो कौन लोग थे? वो अमेरिका से लोग आके प्रदर्शन कर रहे थे क्या? किसान आंदोलन में लखीमपुर गिरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, वो कौन लोग थे? पाकिस्तान से लोग आए थे क्या? तो फिर आपको वोट कहां से आ जाएगा? आपके पास वोट का आधार कहां बचा था? आपसे लोग नाराज थे। अब समझिए प्रशांत जी कि अगर यहाँ पे जिस प्रकार का भी रुझान आ रहा है, ये रुझान अगर आ गया और ये सच साबित हो गया तो आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा। ये चाइना आप हैं लोकतंत्र के सिपाही। बिल्कुल आप हैं ना। अरे भाई आप लोग नहीं है। अगर आपके विरुद्ध वोट पड़ रहा है, आपकी काउंटिंग वोट में हम बचा नहीं पा रहे हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सरकार से पता चलेगा क्यों विरोध में वोट पड़ा? हमको समझ में नहीं आ रहा बात। भाई आप बताइए ना कि किसान क्यों रोड पे खड़ा था, नौजवान क्यों लाठियां खा रहा था, महिलाएं क्यों रोड पर आई, व्यापारी क्यों परेशान है? हो सकता है लाठी खा के वोट दे दिया भाजपा को। हाँ, ये बात आपने सही बोला कि लाठी खा के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। लाठी डंडे खाने के बाद महंगाई, अब भाजपा महंगाई के बाद, बेरोजगार जाने के बाद भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो ये सच हो सकता है। तो फिर बेकार ये लोग इतना हंगामा कर रहे थे। और आपका चैनल बेकार एनटीपीसी आरआरबी के छात्रों के साथ खड़ा होकर दिखा रहा था कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इनको सरकार से शिकायत नहीं थी, इनको विपक्ष से शिकायत था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको सरकार से शिकायत नहीं थी, इनकी शिकायत विपक्ष से थी। इन्होंने सरकार के खिलाफ वोट नहीं किया, इन्होंने विपक्ष के खिलाफ वोट किया। कोई आधार नहीं बनता है इस बात का। आप समझिए कि जिस प्रकार का रुझान अगर आ रहा है, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं आपको कि अगर इस प्रकार का रुझान सच साबित हो गया तो आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा। हम चाइना और कोरिया बनने के कगार पर खड़ा हो गए, जहां सत्तारूढ़ दल अपनी तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को खत्म कर देगा और चुनाव मात्र नाम का बच जाएगा। आप किसी को वोट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जितना भी उदाहरण देखा होगा अब तक, जब से ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई है भारत के अंदर, हजारों सैकड़ों मामला सामने आए। एक मामला हमको बता दीजिए साहन जी, राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और चुनाव हुआ, आपने कहा कि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां ईवीएम घोटाला होता है, तो वहां कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? बताइए, हमको समझना चाहते हैं। अगर ईवीएम
कचड़े के डब्बे में नहीं जाता वो अरे दिखा। नहीं नहीं, राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनी बताइए इतना ना। शर्म की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हाँ जिसपे हम गर्व महसूस करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में हैं, हाँ और हम दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा दिए, हाँ हम दुनिया को लोकतंत्र सिखाए, हाँ। और हमारा अपना लोकतंत्र यह है कि वोटिंग के बाद ईवीएम कचड़े के डब्बे में मिल रहा तो है। राजस्थान में काहे नहीं बदल गया सरकार, क्यों बदला सरकार, वहां तो भाजपा रहनी चाहिए था ना फिर। क्योंकि वहां पे तिगड़मबाजी नहीं चल पाई। अरे अच्छा, वहां पे तो तिगड़मबाजी नहीं चल पाई। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार थी, देखिए- यूपी में भी थी, तो वहां नहीं चल पाई, यहाँ चल गई। आप लोग कब बंद करिएगा रोना भाई साहब, रोज रोते रहते हैं आप EVM लोग। सर खाली रोइएगा क्या, कुछ काम करिए जमीन पे जाके। काम हमसे ज्यादा कौन कर रहा है? अखिलेश यादव काम किए यूपी में? अखिलेश यादव काम नहीं किए तो उनके समर्थन में लोग कैसे खड़े हो गए? क्यों पैक नहीं हो गए? आप समर्थन में लोग का खड़ा होना और अरे वोट सर- पड़ना दो अलग बात है। आप समझिए कि सरकार, आप इस बात से नहीं नकार सकते इस बात को कि सरकार के विरुद्ध में वोटिंग हुई, और सरकार के विरुद्ध में वोटिंग होने के बाद हाँ अगर सरकार रिटेन कर जाती है, हाँ। महंगाई का मुद्दा, हाँ बेरोजगारी का मुद्दा, अच्छा महिला सुरक्षा का मुद्दा, किसान का मुद्दा, ये गोल हो जाता है। ये समझ रहे हैं आपकी राजनीति किस ओर जा रही है? एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर खड़ा होकर मंच पर कहता है हाँ, कि समाज में नफरत फैलाने की बात करने वाला मुख्यमंत्री हाँ, अगर सत्ता में रिटेन हो जाता है, हाँ, मुद्दों की राजनीति खत्म हो जाती है, हाँ। तब समझिए कि लोकतंत्र अब कहां मुलायम बचा सिंह है? यादव बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं रेप करने के बाद, वो तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बोला था और आपने बचाया है, हाँ? और उन्हें बोला था, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। बोला था, आप justify और कर उनको रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बोला नहीं आप है। justify- नहीं, मैं मुलायम सिंह यादव गलत ही सही मैं है, justify मुलायम नहीं सिंह यादव कर रहा। गलत ही सही है, मुलायम सिंह यादव उनका गलत ही सही है। स्टेटमेंट गलत था। हाँ, उन्होंने बोला था हाँ, कि गलती हुई है, हाँ। तो वो गलत स्टेटमेंट है, और आपने तो जस्टिफाई किया है। हाँ। सरकार ने खड़ा होकर रेपिस्ट को बचाने का काम किया। हाँ। जिस महिला का रेप हुआ, जिस बच्ची का रेप हुआ, रेपिस्ट बाहर और रेप विक्टिम अंदर, ये नियम था आपका, ये सरकार चलाई आपने। हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करके सरकार रिटेन कर रहे हैं। हाँ। ये धोखा है। लास्ट सवाल, लोग बोल रहा है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। हाँ, चुनावी आधार अब धार्मिक आधार बना दिया जाए। अच्छा, चुनाव से मुद्दे गोल हो गए, मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। चुनाव से मुद्दे गोल हो गए, आप चुनाव धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, इसी के आधार पर तय कर लीजिए, और तय कर लीजिए कि कौन अल्पसंख्यक, कौन बहुसंख्यक, किसका कितना वोट, और उसके बाद काम करना बंद कर दीजिए। देश की विकास की बात करना बंद कर दीजिए, महंगाई की बात करना बंद कर दीजिए, कोविड में मरने वालों की बात बंद कर दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई कोरोना काल में, उसकी बात बंद कर दीजिए, नौजवानों की बेरोजगारी की बात बंद कर दीजिए, किसानों का अधिकार की बात बंद कर दीजिए, और बस एक ही बात कीजिए कि आप किस धर्म से हैं, उसकी 4 मंदिरें बनाइए, 4 मस्जिदें खड़ा कीजिए, और चुनाव जीतिए और राज कीजिए। धर्म अलग, राजनीति अलग। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही पूरे के- देश के नौजवानों को ये बता देना चाहता हूँ। शाहान भाई बस एक बात बोलना चाहते हैं, धर्म आपके को सारे राजनीति आपके सारे नेता कांग्रेस के, जाप के, आरजेडी के, किसी बीजेपी के प्रवक्ता को पकड़कर बोलते थे कि मंदिर हम ही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और जिस बीजे भाजपा ने लड़ाई लड़ी, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो एक क्रेडिट तो आप लोग दे सकते हैं, आपका प्रवक्ता बोलता था कि नहीं बोलता था कि हम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीखवा बताए ना वो लोग जी। तो ये बात को आप लोग काहे नहीं मान लेते हैं? आप मंदिर और मस्जिद से देश की राजनीति तय कीजिए ना हम काहे करेंगे? तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूं ना कि हाँ। आप इस जंजाल से बाहर अगर नहीं निकाल पाए देश को, हाँ। मंदिर मस्जिद के जंजाल से बाहर नहीं निकाल पाए देश को, हाँ, तो देश का जैसा बेड़ा गर्क हो रहा है, हाँ। एक एक संस्थाएं बिक रही है, ये बिकती चली जाएगी। मैं आपको यही बता देना चाह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी नौजवानों को ये समझा देना चाह रहा हूं कि देश को अगर बचाना है तो ये धर्म के जंजाल से बाहर निकालो, चुनाव को जातीय आधार और धार्मिक आधार से बाहर खींचो, और मुद्दे की बात करो। रोजगार कहां है इसकी बात करो। आप कह रहे मंदिर बना दिए तो रोजगार की बात खत्म हो गई, किसानों के अधिकार की बात खत्म हो गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे किसान, वो मिला नहीं। आप कह रहे हैं खुशी खुशी घर चले गए। कहां से आपके पास खबर आ जाता है प्रशांत जी, हमको भी समझ में नहीं आता है। जिस बच्ची का रेप हुआ हाथरस में, रेपिस्ट बाहर और रेप विक्टिम जेल में, ये सरकार चलाई आपने। किसानों के ऊपर राज्य गृह राज्य मंत्री का बेटा सरेआम गाड़ी चढ़ा देता है जानवरों की तरह, और आप कहते हैं ऐसी सरकार चला रही है, रोल मॉडल सरकार है। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र पर। चलिए शाहान जी थे, बाकी शाम में मालूम चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखिए, जो जीते जो हारे, ईवीएम हैक हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये सरकार रिटेन कर गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर धार्मिक आधार पर
धार्मिक आधार पर अगर चुनाव होना शुरू हो गया इस देश में, हाँ। तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव आगे तो लोकतंत्र, अखिलेश यादव आगे लोकतंत्र जिंदाबाद। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है कि अखिलेश यादव आएंगे। लोकतंत्र की संरचना इस बात पे हुई हाँ। कि आप किसी जात के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो अखिलेश यादव आएंगे तो लोकतंत्र जिंदाबाद। जो संवैधानिक पद पे बन के बैठा है मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ लेकर बैठा मुख्यमंत्री, 80-20 की बात करके अगर सरकार सत्ता में आता है तो आप वो दौर मत भूलिए कि एक दौर था, हाँ। एक दौर का तानाशाह था हिटलर। हाँ। जब वो अपने विरोधियों को सूली चढ़ाता था तो उसके समर्थक खुशी से झूमते थे कि आज फिर से हम कहीं उसी दौर में तो नहीं चले गए ना। तो अखिलेश यादव आएंगे तो लोकतंत्र जिंदाबाद हो जाएगा। अखिलेश यादव नहीं, को वो आने आएंगे की तो बात लोकतंत्र नहीं जिंदाबाद। कर तो रहा। कौन मैं आएगा? अखिलेश आप यादव बन क्या- जाइएगा मुख्यमंत्री। आप क्यों नहीं बन रहे? अरे हम यूपी अरे के आप नेता क्यों नहीं बनी बने? हैं हम। आप क्यों नहीं बने? नेता आप हैं अरे जी। भाई, उत्तराखंड से आया हुआ आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हाँ। है, गुजरात से आया हुआ आदमी बनारस का सांसद बनकर प्रधानमंत्री बन हाँ, सकता है, हाँ। तो प्रशांत राय गोपालगंज से हम उत्तर पत्रकार प्रदेश का हैं। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन हम सकता? पत्रकार क्यों? हैं। पत्रकारों का इतिहास नहीं रहा राजनीति करने का? आप बनिए, आप बनिए। अखिलेश यादव लेके नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी बने। अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? नाम लीजिए ना एक बार उनका। आप बने कि नहीं अखिलेश यादव? बोलिए। अखिलेश यादव हाँ। जिस प्रकार की एक लिबरल सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, हाँ। उनको निश्चित रूप से उत्तर अरे प्रदेश सर, का आप मुख्यमंत्री लोग- अभी के समय में होना चाहिए। हाँ। मगर गलती कहां हुई? हाँ। क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, हाँ। और ना मैं उनकी पार्टी से हूं, हाँ। तो ना मैं उनकी राजनीति को जानता हूं, ना उनके बातों को समझ पाया। मगर कहीं गलती, लेकिन ईवीएम हैक हुआ है। अगर ना आप- ईवीएम ना आप- हैक नहीं होता हाँ। तो सरकार नहीं ना बनती। आप उत्तर प्रदेश को जानते हैं, ना अखिलेश यादव को जानते हैं, ना राजनीति मैंने जानते देखा हैं, है। लेकिन आप मैंने कह रहे हैं देखा कि किसान ईवीएम हैक आंदोलन। हुआ है। मैंने किसान आंदोलन देखा, मैं किसान आंदोलन में हिस्सा रहा। हाँ। मैंने देखा है लोगों का कैसे गुस्सा फूट रहा था सरकार के विरोध। हाँ। जब किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, मैंने देखा है लोगों का गुस्सा। मैंने देखा है हाथरस में बच्चियों का बलात्कार करने के बाद विक्टिम को अंदर और रेपिस्ट को बाहर सरकार रखने में कैसे एड़ी चोटी लगा रही थी। मैंने देखा है वो सारा नजारा। मैंने देखा है पूर्वांचल में अभी आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों पर कैसे बर्बरता से लाठियां चलाई गई, मुकदमे ठोके गए। मैंने देखा है वो सब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के विरुद्ध वोटिंग होनी चाहिए थी, और सरकार के विरुद्ध वोटिंग हुई है। सरकार के विरुद्ध अगर वोटिंग नहीं हुई है तो ये लोग जो सड़क पर थे, ये पागल थे क्या, जो अपने अधिकार की बात कर रहे थे? व्यापार खत्म हो गया, आज लोगों को सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो रही है, और आप कह रहे हैं कि मंदिर बन गए। मंदिर 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 मस्जिद, मंदिर मस्जिद, इसके नाम पर आप चुनावी एजेंडा तय करेंगे? और अगर इस मंदिर और मस्जिद और धर्म के आधार पर चुनावी एजेंडा तय हो रहा है और ये होना शुरू हो गया, तब समझिए खत्म हो गया, लोकतंत्र कहां बचा? चलिए हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, शाम का इंतजार कर लेते हैं सरकार किसी बनेगी। अभी का अपडेट है, वो 269 सीट पर जो है भाजपा और उनके एलाइज आगे चल रही हैं, और एसपी 126 सीट पर। बाकी क्या शाम में होगा आपको मालूम चल जाएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, भाई साहब का नाम शाहान था, जो आपके प्रवक्ता थे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।